नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रतिदिन करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में। आज का डेट है 20 मार्च 2026 और एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी पर्सपेक्टिव में आज हम लोग इस क्लास को शुरुआत करते हैं। पीडीएफ जो है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज़ नगोया प्रोटोकॉल। और इंडिया ने एक्चुअली पहली बार फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट इसका रिलीज़ किया है फॉर दिस नगोया प्रोटोकॉल। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी 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 मच इन न्यूज़, राइट। इसको आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले टॉपिक से, राइट। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली सबमिट किया इंडिया का पहला, जी हाँ दोस्तों, इंडिया का पहला, क्योंकि ये पहला या फिर इंडिया का फर्स्ट या फिर इस टाइप से कुछ भी अगर न्यूज़ आता है ना, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट। सो दैट इज वाई वी नीड टू नो अबाउट दिस, राइट। नाउ ये जो रिपोर्ट है इसको सबमिट किया गया था टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के सेक्रेटरीट के पास। तो हम लोग समझते हैं दैट ये क्या है, नगोया प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ये रिपोर्ट है, ठीक है। बट नगोया प्रोटोकॉल है क्या, ये तो जानना पड़ेगा ना हम लोगों को। देखो नगोया प्रोटोकॉल ये है ऑन, ये प्रोटोकॉल जो है ना, ये प्रोटोकॉल है, इट इज ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ देयर यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, देखो जेनेटिक रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूएसए से फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। अब हिमालयाज को एक्सप्लोर करते करते हम लोग को एक ऐसा प्लांट स्पीशीज पता लग गया जिससे कैंसर 2 मिनट में मतलब 2 दिन में ठीक हो जाएगा या फिर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या, हम लोग प्लांट्स के एक ऐसे रिसोर्सेज का हम लोग दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिस्कवर किया जिससे जेनेटिक रिसोर्स मतलब कैंसर ठीक हो जाए। इसका मतलब क्या, सिर्फ वो उसका फायदा क्या सिर्फ इंडिया और यूएसए ही यूज करेगी? नो, नेवर। इनफैक्ट हम लोग को इस रिसोर्सेज का फायदा पूरा दुनिया तक पहुंचाना पड़ेगा। तो देखो हम लोगों ने ये चीज इन्वेंट किया, राइट। तो वही बोला है दैट जेनेटिक रिसोर्सेज का एक तो एक्सेस और साथ ही साथ उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग, राइट। ऐसा नहीं से फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने ही उसको अगर इन्वेंट किया तो ऐसा बात नहीं है दैट फ्यूचर में हम लोग दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर हम लोगों ने उसके ऊपर दवाई बना दिया तो ठीक है, हम लोग उसके पेटेंट का फायदा कितना 20 साल तक फायदा होता है, तो वो तो फायदा उठाएंगे, बट हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा दुनिया को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो वही बोला गया दैट ये जो प्रोटोकॉल है ना, नगोया प्रोटोकॉल, इसको अडॉप्ट किया गया था 2010 में, कहां पर, जापान के नगोया में, और 2014 में इट वाज इनटू इन्फोर्स, राइट। ये एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है ऑन अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। ये जो नगोया प्रोटोकॉल उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है दैट्स कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है ना, दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, उसका इंश्योर करना है ग्राउंड लेवल में ना। अब इससे बायोपायरेसी भी प्रिवेंट होती है। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, बायोपायरेसी का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो इंडिया में जैसे ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के पहले भी तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल किया जाता था ना हमारे पूर्वज के द्वारा, राइट, जिससे तबीयत को ठीक कर दिया जाता था, है ना। तो वो सब किस में आएगा, वो सब तो ट्रेडिशनल नॉलेज में आएगा। या फिर बहुत समय देखो, हम मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तब एक समय ऐसा हो गया था दैट मेरे घर में ना वो वैसलिन वो जो बोरो प्लस है ना, बोरो प्लस या बोरोलिन, वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो अचानक से मेरी नानी ने मुझे क्या किया ना, एक फूल के पत्ता जो है उसका रस बनाकर उस वुंड में मेरा लगा दिया था, एंड इट वॉज यूनिक, मतलब इट वर्कड वंडर्स, राइट। सो ऐसे बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है जो क्या इंडिया में समय के साथ साथ इवॉल्व तो हुआ है, बट वो इंडिया में ही रह गया है, दुनिया को नहीं पता, राइट। अगर सोचो कल को यूएसए ने या फिर सोचो कल को इटली ने वही सेम टेक्निक को बोला, नहीं हम लोगों ने इन्वेंट किया, तो देखो वो क्या हो गया, वो बायोपायरेसी हुआ, क्योंकि वो तो एक्चुअली में इंडिया ने इन्वेंट किया था, कैसे कोई दूसरा कंट्री क्लेम कर सकता है, राइट। अब देखो ये जो है ना नगोया प्रोटोकॉल में यही सब चीजें होता है दैट कोई भी जो है बायोपायरेसी इससे नहीं कर सकता है, मतलब इनडायरेक्टली इससे एक लीगल सेफगार्ड मिलता है रिगार्डिंग द एनी मिसयूज ऑफ दिस थिंग, राइट। अच्छा, नगोया प्रोटोकॉल में इंडिया का पार्टिसिपेशन अगर देख लीजिएगा तो
ये प्रोटोकॉल कब से लॉन्च हुआ था? 2014 से। अब इंडिया ने इसको रेटिफाई कर लिया था 2012 में ही। तो इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है? इससे फ़ायदा ये मिल रहा है इंडिया को दैट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के गवर्नेंस में हम लोग अपने आप का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पा रहे हैं। नाउ इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करो, इंडिया का पहला क्योंकि नेशनल रिपोर्ट है ऑन दिस नगोया प्रोटोकॉल, तो उसमें क्या बोला गया है? यस, इंडिया का कंप्लायंस और कमिटमेंट के बारे में बात की जा रही है। इससे हेल्प मिलेगा इंडिया को दैट जो भी इंप्लीमेंटेशन में गैप्स है उस इंप्लीमेंटेशन के गैप्स को कंसर्न किया जा सके, राइट। यही नहीं, जो पॉलिसी मेजर है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। इससे इन्हांस होगा हमारा इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी, राइट, दैट हाँ इंडिया सिर्फ इसको रेटिफाई ही नहीं, उसको एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंटेशन भी कर रहा है। और इसके बेनिफिट्स शेयरिंग का भी क्या है दैट देखिए, बाई चांस दैट इसमें किस टाइप के बेनिफिट शेयरिंग के बारे में बात किया गया था? मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना इंडिया और यूएसए वाला, तो अगर सोचो इंडिया और यूएसए जॉइंटली कोई चीज डिस्कवर कर रहे हैं तो उससे यस दोनों देश आपस में जॉइंटली रॉयल्टीज को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई इंडिया कोई दूसरे देश के साथ इसको इन्वेंट कर रहा है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इंडिया शेयर कर सकता है कोई भी दूसरे देश के साथ। बट साथ ही साथ इसके नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिसर्च कोलाबोरेशन, देन कम्स कैपेसिटी बिल्डिंग। इन सब सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट द बेनिफिट शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर वी हैव डिस्कस सो फार। इसके बेसिस पे ये आर्टिकल ये क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मूविंग ऑन, फास्ट ट्रैक कोर्ट वॉज देयर इन न्यूज। इसको आप जीएस पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रिसेंटली जुबिन गर्ग के मर्डर केस को हैंडल करने के लिए एक्सक्लूसिवली फास्ट ट्रैक कोर्ट को बैठाया है, राइट। अब क्या होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट? इसको हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट होता है जिसको क्रिएट किया जाता है जिससे क्या जो भी ट्रायल केसेस होते हैं ना उसको स्पीड अप किया जा सके। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पेंडेंसीज जो होता है जुडिशरी में उसको रिड्यूस करने में एक बहुत बड़ा हेल्प करता है। इसके की फीचर्स की अगर बात करें, यस ये फोकस होता है ऑन टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी पर। ये डील करता है विद द स्पेसिफिक और सेंसिटिव केसेस और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है दैट कैसे हियरिंग्स और जजमेंट ज़्यादा क्विकर हो सके। यही नहीं, अगर इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा इंडिया में, यस इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है करोड़ ऑफ पेंडिंग केसेस अभी भी है, राइट। तो इससे क्या हो जाता है ना, पब्लिक का ट्रस्ट ही टूट जाता है दैट हाँ इतना टैक्स दे रहे हैं और हम लोग ही जब इस टाइप के केसेस हमारे ऊपर होते हैं तो हमारी पब्लिक हेयरिंग प्रॉपरली नहीं होती है, लेट हो जाता है ना। और आपको तो पता ही है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट। सो वही बोला गया कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है राइट टू स्पीडी ट्रायल भी। राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है ना आर्टिकल 21 के अंडर, यस दिस इज बीइंग इंश्योर्ड टू यू, राइट। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का? यस एक तो टाइमली जस्टिस मिल जाता है, जल्दी से जल्दी जस्टिस होता है और एफिशिएंसी भी होता है, जुडिशरी का जो है वो इंप्रूव होता है। यही नहीं, ये हेल्प करता है इन सेंसिटिव एज वेल एज हाई प्रोफाइल केसेस को डील करने में के लिए ये हेल्प करता है ना। बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में बोला जाता है दैट देखो मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए? जजेस, टैलेंटेड जजेस, एक्सपीरियंस जजेस चाहिए। दैट इज व्हाट द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस रीजन्स आर, राइट। कहीं ना कहीं रिस्क होता है इन कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ और द स्पीड, राइट। बोला जाता है जल्दी जल्दी केस को डिस्पैच करो। अरे जल्दी जल्दी कैसे डिस्पैच होगा? ये क्या फालतू का केस थोड़ा ना होता है, ये सब सेंसिटिव केसेस होते हैं। सेंसिटिव केसेस टाइम ले ही सकता है, राइट। मोर ओवर बहुत बार बोला जाता है ऑफन देयर इज टेम्पोररी अरेंजमेंट्स, राइट। सो ये सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस है एसोसिएटेड विद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स व्हिच वी हैव सीन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल इन इंडिया इज derived फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो ये चार में से कौन सा सही ऑप्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को बिल्कुल लिखने की कोशिश कीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। Vulture conservation and captive breeding in Assam. This was there in news. इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्लियरली बोला गया है देखो आसाम जो है ना वो विटनेस कर रहा है लैंडमार्क कंजर्वेशन स्टेप विद द रिलीज ऑफ कैप्टिव
ब्रीड वल्चर इनटू द वाइल्ड। मतलब ये कहीं ना कहीं देखो, पहले क्या था ना, ये जो वल्चर स्पीशीज थे ये कहीं ना कहीं कैप्टिव में रखे गए थे, कैप्टिविटी में रखे गए थे, बट रिसेंटली कामरूप डिस्ट्रिक्ट के रानी रीजन में इनको रिलीज किया गया। और कितने सारे वाइट रम्ड वल्चर्स को रिलीज किया गया? 5 वाइट रम्ड वल्चर्स को रिलीज किए गए हैं। नाउ देखो क्या होता है ना, दैट हम लोग को पता होना चाहिए दैट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपका एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं IUCN रेड डेटा लिस्ट, राइट। तो उस IUCN रेड डेटा लिस्ट में ऐसे बहुत सारे कैटेगराइजेशन बनाए गए, जैसे लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और फाइनली एक्सटिंक्ट, राइट। नाउ ऐसे स्पीशीज जो क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आता है यूजुअली, राइट, अगर ये इससे भी भयानक कैटेगरी में पहुंच गया ना तो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो जाता है। मतलब वाइल्ड रीजन में ये और मिलते नहीं है, मतलब इनको कैप्टिविटी में रखा जाता है। समझ लो कैप्टिविटी में क्यों रखा जाता है? जिससे कि ये फ्यूचर में जल्दी से एक्सटिंक्ट ना हो जाए। जैसे डायनासोर, डायनासोर क्या एक भी स्पीशीज बचा हुआ है क्या दुनिया में? नहीं ना, मतलब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है, राइट। तो वैसे ही अगर इस टाइप के वल्चर स्पीशीज को भी नहीं बचाया जाए ना, शायद ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना। हम लोग ये एस एंगल इस वल्चर वाले इश्यूज को बहुत ही होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे दैट ऐसा क्यों होता है वल्चर स्पीशीज के साथ। तो वहीं बोला गया व्हाइट रम्ड वल्चर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। व्हाइट रम्ड वल्चर जिसको रिलीज किया गया, ये क्या है? ये क्या है? एक किस टाइप का स्पीशीज है भाई? ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, और इसको वही IUCN के रेड डेटा लिस्ट में ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। नाउ सवाल होता है इसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्यों इसके पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि क्या होता है ना दैट वेटरनरी ड्रग में हम लोग बहुत समय डाइक्लोफिनाक यूज करते हैं। नाउ आप बोलोगे वेटरनरी ड्रग में यूज होता है ना, से फॉर एग्जांपल गाय या फिर बैल को खिलाया गया तो उससे फिर इनका क्या रिलेशन है? सोचो कल को गाय मर गया, राइट, तो गाय के करकास को खाएगा कौन? यही तो उड़ के खाने के लिए आता है ना। तो क्योंकि अब देखो यही इन्हीं को तो स्कैवेंजर्स कहता है ना। अब ये अगर इस करकास को खाएगा तो उस गाय के शरीर में क्या था? ये वेटरनरी ड्रग था जिसको कहते हैं डाइक्लोफिनाक, और डाइक्लोफिनाक जो है ना इन स्पीशीज के लिए जहर है। समझ रहे हो? तो इनडायरेक्टली इनके पेट में ये डाइक्लोफिनाक जा रहा है, तो वही बोला गया दैट इसके कारण इनका जो पॉपुलेशन है दैट इज बिंग डिक्रीजिंग। यही नहीं, बहुत समय इनका हैबिटेट लॉस भी हो रहा है। आप देखिएगा जंगलों को इंसान ही तो काट रहा है। अब इंसान अगर जंगलों को डिस्ट्रक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है ना। आपका जो घर है, अगर आपका घर को मैं यहाँ पे काट के आधा घर को हटा दूं मैं, राइट, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। आपका ओवरऑल में जो हैबिटेट है वो डिक्रीज कर रहा हूँ, राइट। तो वैसे ही इनका भी हैबिटेट डिक्रीज होता है। और इनका हैबिटेट है क्या? इनका हैबिटेट है जंगल, राइट। अब जंगल ही नहीं है तो इनके पास फूड कहाँ से मिलेगा भाई? क्योंकि जंगल रहेगा तो ज़्यादा जानवर रहेगा, और जानवर अगर मरेगा तो ही तो ये जो वल्चर्स है उन जानवरों को खाएंगे ना। तो एक तो फूड स्कार्सिटी भी इनका वन ऑफ द मेजर रीजन है दैट ये इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। हैबिटेट लॉस इज वन ऑफ द मेजर रीजन, एंड नेक्स्ट रीजन इज यूज ऑफ डाइक्लोफिनाक। डाइक्लोफिनाक इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ ड्रग व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर द दिस डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, फॉर एग्जांपल गाय, बैल। अब वो लोग खाते हैं, अब उनको भी ये खाने आता है, तो इनके शरीर में भी इनडायरेक्टली वो डाइक्लोफिनाक इंटर कर रहा है। नाउ अगर वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में बात करें तो यस, इंडिया में इनफैक्ट आसाम में 2007 में ये वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है रानी में लॉन्च किया गया था। इसके की डेटास कुछ है, और ये डेटास वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूज़पेपर में था तो आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग इट दैट कितने सारे वल्चर्स को सो फार ठीक किया गया है। इसमें 138 वाइट रम्ड वल्चर्स और 56 सैंडेड बिल वल्चर्स को यूज किया गया है, राइट। और इंपॉर्टेंस अगर वल्चर का इकोसिस्टम में देख लीजिएगा, जब मैंने पहले ही बोला ना, ये मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स के कार्कासेस को खाता है, मतलब दे आर एक्टिंग एज ए नेचुरल स्कैवेंजर्स, राइट। और इसके इकोलॉजिकल रोल की अगर बात करें तो यस, दे प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, दे मेंटेन इकोसिस्टम हाइजीन। तो ये सब चीजें हैं दैट अगेन आप सोचिए ना दैट अगर वही गाय अगर ऐसे पड़ा हुआ रहता तो उससे शायद डिजीज आसपास फैल सकता था, तो वो डिजीज फैलने से बच जाता है, राइट। और इनडायरेक्टली ये जो इकोसिस्टम के हाइजीन को है उसको भी मेंटेन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द क्वेश्चन विच इज बीइंग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। थैंक यू। दिस वाज all about the discussion. Thank you.